हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली चलाए रखता है, जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। आज की दुनिया में जहां देश लगातार एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो देशों के बीच डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो जब दो देश किसी ट्रेड रूल पर एग्री नहीं कर पाते तो क्या होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को फेयर और प्रॉपर तरीके से कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ऐसी किसी सिचुएशन में ही डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम काम में आता है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हों तो उन्हें जल्दी और फेयर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके और इसकी बाइंडिंग रूलिंग्स के साथ ग्लोबल ट्रेड में ऑर्डर बना रहे। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ की केसेस को भी देखेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को शेप किया है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है क्या। ये सिस्टम एक की मैकेनिज्म है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ग्लोबल ट्रेड के एनवायरनमेंट में डिसएग्रीमेंट्स होना इनएविटेबल है। कोई देश टैरिफ बढ़ा सकता है, नए रेगुलेशंस अडॉप्ट कर सकता है या मार्केट कंडीशंस बदल सकती हैं जो दूसरे देश को अनफेयर या डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स के वॉयलेशन लग सकते हैं। जब ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड और फेयर प्रोसेस के थ्रू उन्हें रिजॉल्व करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम का मेन रोल ये है कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स के द्वारा एग्री किए गए हैं उनका एनफोर्समेंट हो। ये सिस्टम देशों को इन रूल्स के आधार पर अपने डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है और ग्लोबल ट्रेड फ्लो को स्मूथली चलाए रखता है। ये सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ट्रेड डिस्प्यूट्स ट्रेड वॉर में ना बदल जाएं। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली और प्रेडिक्टेबली सेटल कराता है, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में ट्रस्ट बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके बिना देशों के पास कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कम ऑप्शन होते और ट्रेड रिलेशनशिप्स जल्दी टूट सकती थी। एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके जहां डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व किया जा सके, डब्ल्यूटीओ ये इंश्योर करता है कि अगर डिस्प्यूट्स उठते हैं तो उन्हें पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को डिसरप्ट किए बिना सेटल किया जा सके। ये सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड में प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करता है जिससे बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए एक फेयर प्रोसेस प्रोवाइडेड है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ट्रेड रूल्स को एनफोर्स करने, स्टेबिलिटी बनाए रखने और देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रेड डिस्प्यूट्स को एफिशिएंटली हैंडल किया जाए, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाए और देशों के बीच कोऑपरेशन को फोस्टर किया जाए। तो चलिए अब डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की स्पेसिफिक स्टेजेस को समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। ये प्रोसेस थॉरो, ट्रांसपेरेंट और फेयर होता है ताकि देश अपने डिसएग्रीमेंट्स को एक ऑर्डरली तरीके से सॉल्व कर सके। इस प्रोसेस की पहली स्टेज है कंसल्टेशन। जब एक देश को लगता है कि दूसरे किसी डब्ल्यूटीओ मेंबर ने ट्रेड एग्रीमेंट का वॉयलेशन किया है तो पहला स्टेप होता है कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट करना। ये असल में एक नेगोशिएशन फेज होता है जहां दोनों देश अपने डिस्प्यूट्स को डायलॉग के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसल्टेशंस क्रिटिकल होते हैं क्योंकि ये एक मौका देते हैं कि देश इनफॉर्मल तरीके से अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें बिना किसी फुल लीगल प्रोसीडिंग के। असल में काफ़ी डिस्प्यूट्स इसी स्टेज पर सेटल हो जाते हैं और आगे के एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कंसल्टेशंस फेल हो जाती हैं तो डिस्प्यूट अगली स्टेज पर चला जाता है जो है पैनल प्रोसेस।
इस स्टेज में इंडिपेंडेंट ट्रेड एक्सपर्ट्स का एक पैनल एस्टेब्लिश किया जाता है जो केस को रिव्यू करता है। दोनों पार्टीज अपने आर्गुमेंट्स और एविडेंस सबमिट करती हैं और पैनल ये चेक करता है कि डब्ल्यूटीओ रूल्स का वायलेशन हुआ है या नहीं। पैनल ध्यान से केस को एनालाइज करता है और अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें उसकी फाइंडिंग्स होती हैं। ये रिपोर्ट असल में एक रूलिंग होती है जो बताती है कि अक्यूज देश ने डब्ल्यूटीओ रूल्स के अगेंस्ट एक्ट किया है या नहीं, और अगर किया है तो क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। पैनल प्रोसेस इंश्योर करता है कि डिस्प्यूट एविडेंसेस और लीगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सेटल हो। ये एक फेयर और न्यूट्रल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर कोई पार्टी पैनल की फाइंडिंग्स से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो इस डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल कर सकती है, और यहीं पर अपीलेट बॉडी का रोल आता है। अपीलेट बॉडी लीगल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है जो पैनल की रिपोर्ट के लीगल पॉइंट्स को रिव्यू करता है। जहां एक तरफ पैनल प्रोसेस फैक्ट्स पर फोकस करता है, वहीं अपीलेट प्रोसेस लीगल इंटरप्रिटेशंस पर फोकस करता है और ये देखता है कि क्या पैनल ने सही लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे या नहीं। अपीलेट बॉडी पैनल्स की फाइंडिंग को अपहोल्ड, मॉडिफाई या रिवर्स कर सकती है। जब अपीलेट बॉडी अपनी रूलिंग्स इशू करती है तो वो डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है, मतलब इन्वॉल्व्ड पार्टी को उस आउटकम को फॉलो करना पड़ता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रेड डिस्प्यूट्स के सबसे कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को भी फेयर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। तो हमने ये देखा कि डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के 3 मेन स्टेजेस होती हैं: कंसल्टेशन, पैनल प्रोसेस और अपीलेट प्रोसेस। ये तीनों स्टेज मिलकर ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल सिस्टम बनाती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं उन की प्रिंसिपल्स को जो गाइड करते हैं कि कैसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। ये प्रिंसिपल्स डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को इफेक्टिव और फेयर बनाते हैं और साथ ही ये इंश्योर करते हैं कि सभी मेंबर कंट्रीज इस प्रोसेस पर भरोसा कर सकें। पहला प्रिंसिपल है टाइमलीनेस का। डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस इस तरह डिजाइन किया गया है कि डिस्प्यूट एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर रिजॉल्व हो सकें ताकि ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स लंबे समय तक ना चलते रहें। इनिशियल कंसल्टेशन से लेकर फाइनल रूलिंग तक हर स्टेज के लिए क्लियर डेडलाइन सेट की गई हैं। ये ग्लोबल ट्रेड में प्रिडिक्टेबली बनाए रखने के लिए जरूरी है। देशों और बिजनेसेस को ये पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली हैंडल किए जाएंगे ताकि वो अपनी पॉलिसीज या ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। दूसरा कोर प्रिंसिपल है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का। सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को बराबर ट्रीट किया जाए, चाहे उनका साइज या इकोनॉमिक पावर जो भी हो। डिस्प्यूट्स को लीगल प्रिंसिपल्स और एविडेंसेस के बेस पर रिजॉल्व किया जाता है, ना कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पर। ट्रांसपेरेंसी एक की प्रिंसिपल है जहां दोनों पार्टीज को अपना केस प्रेजेंट करने का हक मिलता है और फाइनल रूलिंग के पीछे का रीजन भी ओपनली बताया जाता है। इससे ये इंश्योर होता है कि सिस्टम इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव रहे। और तीसरा प्रिंसिपल है बाइंडिंग नेचर ऑफ रूलिंग्स। जब एक डिसीजन ले लिया जाता है, फिर चाहे वो पैनल ने लिया हो या अपीलेट बॉडी ने, वो लीगली बाइंडिंग होता है। देशों को उस रूलिंग को फॉलो करना पड़ता है, या तो उन्हें अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ती हैं या फिर करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये बाइंडिंग नेचर ही सिस्टम को क्रेडिबिलिटी देता है। देशों को पता होता है कि जब एक डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तो रूलिंग एनफोर्स की जाएगी और उन्हें उस रूलिंग से अडेयर करना होगा। ये ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी प्रमोट करता है क्योंकि देश इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि रूल्स फॉलो किए जाएंगे।
तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस को 3 की प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। ये तीनों की प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में ट्रस्ट और ऑर्डर बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए अब कुछ की केसेस देखते हैं जिन्होंने इस सिस्टम को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये केसेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इसका ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर होता है। पहला केस है यूएस स्टील टैरिफ्स का। 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टील इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए और रीजन दिया कि ये टैरिफ्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लगाए गए हैं, जिसका विरोध करते हुए यूरोपियन यूनियन, जापान और चाइना जैसे देशों ने ये आर्ग्यू किया कि ये टैरिफ्स WTO के रूल्स को वायलेट करते हैं। WTO पैनल ने रूल किया कि यूएस के टैरिफ्स WTO एग्रीमेंट्स के इनकंसिस्टेंट हैं और यूएस को इन्हें हटाने के लिए कहा गया। इस केस ने WTO के उस रोल को हाईलाइट किया जिसमें वो इंश्योर करता है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अनफेयरली या ग्लोबल ट्रेड रूल्स के वायलेशन के साथ ना लगाए जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है यूरोपियन यूनियन का बनाना डिस्प्यूट। ये केस यूरोपियन यूनियन के फॉर्मर कॉलोनीज, अफ्रीका और पैसिफिक से आने वाले बनाना इंपोर्ट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने पर था, जिसे लैटिन अमेरिकन देशों और यूनाइटेड स्टेट्स ने चैलेंज किया। WTO ने ये रूल किया कि यूरोपियन यूनियन का ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स को वायलेट करता है क्योंकि ये अनफेयरली डिस्क्रिमिनेशन करता है बाकी बनाना एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अगेंस्ट। इस केस के बाद यूरोपियन यूनियन के बनाना इंपोर्ट रिजिम में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स देखने को मिले। ये केस WTO की कैपेबिलिटीज को दिखाता है, जो कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग रनिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट केस है चाइना का रेयर अर्थ्स केस। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं और 2010 में चाइना ने इन मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसका रीजन एनवायरमेंटल कंसर्न्स और रिसोर्सेज की सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बताया गया। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे कई देशों ने इन रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज किया और ये आर्ग्यू किया कि ये WTO रूल्स को वायलेट करते हैं। WTO ने कंप्लेनेंट्स के फेवर में रूल किया और पाया कि चाइना के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स के इनकंसिस्टेंट हैं। इस केस ने ये हाईलाइट किया कि कैसे एनवायरमेंटल पॉलिसीज को ट्रेड ऑब्लिगेशंस के साथ बैलेंस करना जरूरी है। ये सभी केसेस WTO के उस रोल को शोकेस करते हैं जिसमें वो फेयरनेस और ट्रेड एग्रीमेंट्स के कंप्लायंस को इंश्योर करता है। जब एक डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है और WTO द्वारा एक रूलिंग इशू कर दी जाती है, तो अगला कदम होता है उस फैसले को एनफोर्स कराना। WTO के द्वारा दी गई रेमेडीज का पर्पस यही होता है कि जो कंट्री WTO रूल्स का वायलेशन करती हैं, उसे दोबारा ट्रेड रूल्स के साथ कंप्लाई करने पर मजबूर किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और एनफोर्समेंट कैसे काम करता है। WTO सिस्टम के तहत प्राइमरी रेमेडी है कंप्लायंस। जब कोई कंट्री WTO रूल्स को वायलेट करती है, तो रूलिंग उन्हें अपनी पॉलिसीज बदलने या गलत मेजर्स को हटाने के लिए कहती है, ताकि WTO एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई किया जा सके। ये अक्सर एक प्रेफर्ड सॉल्यूशन होता है क्योंकि इससे ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं। कंट्री को अक्सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया जाता है ताकि वो जरूरी चेंजेस इंप्लीमेंट कर सके और WTO इस प्रोसेस को मॉनिटर करता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि कंप्लायंस किया गया है। ये पूरा प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि डिस्प्यूट पूरी तरह से रिजॉल्व हो और इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन सोचिए अगर कोई कंट्री कंप्लायंस नहीं करती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? ऐसे केसेस में WTO कंप्लेनिंग कंट्री को रिटेलिएटरी मेजर्स
या कंपनसेशन मांगने के लिए परमिट करती है। इसका मतलब है कि कंप्लेनिंग कंट्री दूसरी कंट्री पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स या दूसरे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रिटेलिएशन का मकसद यही होता है कि नॉन कंप्लायंट कंट्री के लिए वॉयलेशन जारी रखना महंगा पड़े, लेकिन अक्सर रिटेलिएशन को लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। ज्यादातर कंट्री डिस्प्यूट्स को नेगोशिएशन और कंप्लायंस के जरिए रिजॉल्व करना पसंद करती हैं, ताकि सिचुएशन और ज्यादा ना बिगड़े। जब एक रूलिंग इशू हो जाती है तो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उस केस को अंडर सर्वेलेंस रखती है, ताकि ये मॉनिटर किया जा सके कि हारने वाली पार्टी रूलिंग को इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं। रेगुलर रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जरूरी चेंजेस किए जा रहे हैं। ये मॉनिटरिंग प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि कंट्रीज रूलिंग को फॉर ग्रांटेड ना लें। इससे अकाउंटेबिलिटी आती है और ये प्रोसेस सभी पार्टीज को एनकरेज करता है कि वो डब्ल्यूटीओ के डिसीजन को टाइमली मैनर में कंप्लाई करें। ये सभी रेमेडीज डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती हैं और साथ ही साथ ये इंश्योर करती हैं कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में फेयरनेस बनी रहे। वैसे तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर को बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन इस सिस्टम के भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं। अभी रिसेंटली कुछ सालों में कई नए मुद्दे उभर कर आए हैं, जिससे इस सिस्टम को सुधारने की मांग बढ़ गई है। तो चलिए कुछ की चैलेंजेस पर नजर डालते हैं और इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए चल रही चर्चाओं को समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है अपीलेट बॉडी क्राइसिस। अपीलेट बॉडी जो डिस्प्यूट केसेस में अपील को रिव्यू करती है, 2019 से ही परेशानी में है, क्योंकि नए अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज के प्रेजेंट टाइम्स में फंक्शनिंग के लिए इनसफिशिएंट मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से अपील्स का प्रोसेस लगभग रुक गया है। और बिना एक फंक्शनिंग अपीलेट बॉडी के पूरा डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम खतरे में है। अगर कंट्रीज पैनल रूलिंग्स के खिलाफ अपील नहीं कर पाती तो वो उन रूलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जिससे डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व रह जाएंगे और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। दूसरी चुनौती है ओवरलोडेड सिस्टम। डब्ल्यूटीओ के सामने जो डिस्प्यूट लाए जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ने से केसेस को रिजॉल्व करने में काफी देरी हो रही है। डिस्प्यूट्स का एक बड़ा बैकलॉग बन गया है, जिससे सिस्टम अपने कोर प्रिंसिपल यानी टाइमलाइंस को बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है। डिलेज डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को कमजोर करते हैं, क्योंकि बिजनेसेस को डिसीजन का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेड रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए जरूरी होते हैं। इन सभी चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए रिफॉर्म्स की मांग उठती है। कुछ सजेशंस में अपीलेट बॉडी का पूर्ण गठन, डिसीजन की टाइमलाइंस को सुधारना और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म तैयार करना शामिल हैं, जो सिस्टम पर बोझ को कम कर सकें। ये सभी रिफॉर्म्स इस सिस्टम को और भी ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इवॉल्विंग ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटीज को संभालने लायक बनाने के लिए हैं। इसमें नए तरीके शामिल हो सकते हैं, जैसे अपीलेट बॉडी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट बढ़ाना, पैनल प्रोसेस में डिलेज को कम करना और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव्स बनाना। एंड एट लास्ट, डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम मॉडर्न ट्रेड इश्यूज के मुताबिक बदलने का दबाव झेल रहा है। जैसे जैसे डिजिटल गुड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रेड बदल रहा है, सिस्टम को इन नए प्रकार के डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए इवॉल्व करना पड़ेगा। इन इमर्जिंग ट्रेड इश्यूज को एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में शामिल करने का तरीका ढूंढना होगा, ताकि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम
आने वाले टाइम में रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे अपीलेट बॉडी क्राइसिस, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में देरी और नए ट्रेड इश्यूज के साथ इवॉल्व होने की ज़रूरत। आज के प्रेजेंट टाइम्स में चल रही सुधार की चर्चाएं इन चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम फेयर और स्टेबल तरीके से चलता रहेगा। तो हमने ये देखा कि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट और मेजर पिलर है, जो ट्रेड में ऑर्डर बनाए रखने और डिस्प्यूट को फेयर तरीके से रिजॉल्व करने में मदद करता है। प्रोसेस की स्टेजेस से लेके की प्रिंसिपल्स तक ये सिस्टम ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने का एक रिलायबल तरीका प्रोवाइड करता है। हमने कुछ लैंडमार्क केसेस के थ्रू ये जाना कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे मेजर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ने इस सिस्टम को शेप किया है, और साथ ही साथ हमने इस सिस्टम के की चैलेंजेस पर भी चर्चा की और ये भी जाना कि इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इन नियर फ्यूचर ये सभी रिफॉर्म्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिव बनाए रखने के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, और WTO का ये डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एक वाइटल टूल बना रहेगा ये इंश्योर करने के लिए कि देश उन रूल्स को फॉलो करें जो उन्होंने आपस में तय किए हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्लोबल ट्रेड एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे।